सो फाइनली स्टूडेंट सीडीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आपको बता दें कि पूरी डिटेल आपसे यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। चाहे आपका एम है आईएमए, आईएनए, एएफए या फिर ओटीए। परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, क्या आप इस बार सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर बीटेक चाहिए या फिर बीए बीएससी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्लास 12th में पीसीएम होना कंपलसरी है। ये सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, एज लिमिट को भी क्लियर करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में वीडियो को देखिएगा, बहुत कट शॉर्ट रखेंगे और लेकिन हाँ, आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो फाइनली यूपीएससी ने 10 तारीख को अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जहां पे उन्होंने पूरा दिया हुआ है प्रोसीजर और सीडीएस का फॉर्म और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे पहले आपको काम करना है यूआरएन, यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लेना है, उसमें प्रॉपर अपनी डिटेल्स भरनी है। देखिए करेक्ट डिटेल्स भरिएगा, यूआरएन को बार बार आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो आपकी इंफॉर्मेशन यूपीएससी के पोर्टल पे जा रही है। तो आपको यूआरएन अपना बहुत सोच समझ के भरना है। अगर आप चाहते हैं कि यूआरएन कैसे भरा जाए, उस पर सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो आप अभी डिटेल में बता दीजिए, हम आपको सेपरेट वीडियो उस चीज की दे देंगे। आगे बात करते हैं, अभी इस पे सारी एलिजिबिलिटी को लेकर के बात होगी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यूपीएससी online.nic.in आपका पोर्टल है, जहां पे आप क्लिक करके सीडीएस का फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म का जो अवधि है, आपकी जो लिमिट है, वो 10 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर शाम को 6 बजे तक है। अभी करेक्शन विंडो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, हालांकि पिछली बार भी यूपीएससी ने करेक्शन विंडो ओपन करा था, तो इस बार भी उम्मीद है कि करेक्शन विंडो लास्ट में ओपन कर देगा। बट कोशिश ये करिए कि आप गलतियां मत करिए, फॉर्म में बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिए, फोटो और सिग्नेचर के स्टैंडर्ड्स देख करके फॉर्म भरिए, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर लास्ट में भी करेक्ट नहीं हो पाएगा, परमानेंट एड्रेस करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि अपना नाम में गलती मत करिए, पेरेंट्स नेम में गलती मत करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये स्पेसिफिक जो डिटेल है वो तो एकदम करेक्ट आपकी जानी चाहिए। मार्किंग आपकी जो होगी वो ओएमआर बेस्ड आपका पेपर है, जहां पे आपको पेन पेपर बेस्ड करना होगा, पेपर ऑफलाइन होगा आपका। साथ ही साथ अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, तो एनसीसी वाले जितने कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम बात करें आईएमए को लेकर के, आपको सबसे पहली बात तो बता दें कि आईएमए, आईएनए और एएफए ये परमानेंट कमीशन में आती है, वहीं ओटीए जो होती है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आती है। फीमेल्स केवल और केवल ओटीए में अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आईएमए में बात करें, 13 वैकेंसीज एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए है, जिसमें टोटल ओवरऑल वैकेंसी 100 है, यानी 13 इसमें इंक्लूडेड है। वहीं आईएनए की अगर हम बात करें तो एनसीसी की 6 वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड है, ओवरऑल वैकेंसी 26 निकली है। एएफए की बात करें तो 32 वैकेंसी, जिसमें 3 वैकेंसीज एनसीसी की है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेल में जो आपकी वैकेंसी है वो 275 वैकेंसी है, वहीं फीमेल की 18 वैकेंसी आई है। डेफिनेटली वैकेंसीज अलग अलग है, आपको बता दें फीमेल्स की कट ऑफ भी अलग निकलेगी, तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो 451 आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है। ये प्रॉपर आपकी जो सेपरेट जेंडर मैनर पे आपके जो पब्लिक की गई है, यहाँ पे साफ साफ ये भी मेंशन है कि जो आपकी जो कट ऑफ है, मेरिट जो बनेगी वो सेपरेट बनेगी मेल और फीमेल के लिए, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि एनसीसी वालों का ओटीए में तो दिया नहीं है, तो क्या एनसीसी सर्टिफिकेट वाले ओटीए में भर सकते हैं? तो डेफिनेटली वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिक वैकेंसीज नहीं है, उनको पूरा उन जनरल पे पूरा फाइट करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपके सेंटर है, एग्जाम सेंटर आप अपने घर के पास सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जो यूपीएससी सेंटर सिलेक्ट आप करते हैं वही एट लास्ट आपको मिल भी जाता है, यूपीएससी का इतना हेरफेर नहीं होता है, तो आप सोच समझ के अपना सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी नेशनैलिटी को लेकर के, यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आपकी जो नेशनैलिटी होनी चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर अगर आप सब्जेक्ट टू नेपाल हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इंडियन ओरिजिन के माइग्रेटेड है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, युगांडा वगैरह से, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, एज लिमिट को लेकर के जरा स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि तुम कभी भी कंफ्यूज ना रहो इस बात को लेकर के। वन बाय वन करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। आईएमए की अगर बात करें तो केवल अनमैरिड कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में। वहीं अगर इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में बात करें तो अनमैरिड मेल ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, आईएमए में भी मेल और आईएनए में भी मेल। 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एयरफोर्स की बात करें तो 20 से 24 साल तक की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2027 के हिसाब से देखिएगा, यानी 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में, वो सभी कैंडिडेट एएफए के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड है जिसका डीजीसीए के थ्रू, वो उसको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो 26 साल तक भी फॉर्म भर सकता है। यानी डीजीसीए का लाइसेंस जिसके पास है, आपको बता दें कि वो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ के साथ फॉर्म को भर सकता है।
नेक्स्ट, अगर हम बात करें ओटीए के लिए, ओटीए में जो मेल और फीमेल हैं, ध्यान से सुनेगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। मेल और फीमेल की दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम है। यहीं पर आपको एक और बात बता दें कि मेल डाइवोर्सी विडोज कैंडिडेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड मेल फॉर द पर्पज ऑफ देयर एडमिशन ऑफ आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए। यानी कि डिवोर्सी और विडोज को अनमैरिड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप अनमैरिड में नहीं आ रही हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका जो होना चाहिए वो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, यानी जो आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना मेंशन करना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, यानी एज तो क्लियर हो गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? आईएमए और ओटीए में सिंपल, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीए किया हो या बीएससी किया हो, तो आप आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की, तो डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी बीटेक वाले भर सकते हैं। बीटेक वाले आईएनए भी ऑप्शन खुल गया और आईएमए ओटीए भी ऑप्शन खुल गया, तीनों ऑप्शन खुल गए। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है कि आपका फिजिक्स और मैथ्स होना ही होना चाहिए, केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे भर सकते हैं एएफए के लिए, राइट। और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, यानी इंजीनियर्स तो सभी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन सिंपल जिसका है वो एएफए भर सकता है और आईएमए भर सकता है, ओटीए भर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन प्रोविजन, मतलब एसएसबी इंटरव्यू में आपके पास ये सारी डिग्रीज जो होनी चाहिए ना, जो अभी आप क्लेम करेंगे कि हमने बीटेक कर रखा है, बीए किया, बीएससी कर रखा है, उन सबकी मार्कशीट आपको लेकर के वहां पे पहुंचना पड़ेगा। अब एक और सवाल आता है कि मैम हम 5th सेमेस्टर में, मैम हम 6th सेमेस्टर में हैं। अगर आपने बीए या बीएससी कर रहे हैं आप, तो अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आप सीडीएस का फॉर्म डेफिनेटली भर सकते हैं। आप अपियरिंग के अंदर कैंडिडेट काउंट होंगे और आप अपने 5th और 6th सेमेस्टर में हैं बीए बीएससी में, तो आप भर सकते हैं। वहीं अगर बीटेक वाले बच्चों की बात की जाए तो आप अपने 4th ईयर में फॉर्म भर सकते हैं। 4th ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी और बात करते हैं फीस को लेकर के, तो यार फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट्स की फीस एग्जेम्प्टेड है। वहीं अगर आप मेल हैं, जनरल और ओबीसी के अंदर आते हैं, तो आपकी 200 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है। आफ्टर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, अब बात आती है कि मैम सीडीएस एग्जाम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली आप सीडीएस एग्जाम के बारे में ये समझिए कि सबसे पहले यू हैव टू गिव अ रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को आप जब क्लियर करते हैं देन यू गो टू एसएसबी। एसएसबी के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं एंड मेडिकल के बाद आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपके रिटन और एसएसबी दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं। आपको बता दें कि अगर आप आईएमए, आईएनए और एफए में जा रहे हैं तो आपको 3 पेपर्स देने पड़ेंगे, यानी इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स के 2-2 घंटे के पेपर होंगे, सेम डे होंगे और आपके 100 मार्क्स के होंगे। वहीं अगर आप केवल ओटीए के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने होंगे, इंग्लिश और साथ ही साथ जीके। मैथ्स का पेपर नहीं देना होता, दोनों पेपर सेम ही है, सेम डे होंगे। जो ओटीए वाले होंगे वो इंग्लिश और जीके देकर के बाहर निकल जाते हैं, मतलब बीच में गैप भी मिलता है आपको 1.5 घंटे का। और वहीं अगर आप आईएमए, आईएनए, ओटीए के, एफए के लिए, तो आपको रुक करके मैथ्स का भी पेपर देना होता है, सेम डे होगा, सेम पेपर होता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एसएसबी के बारे में, तो एसएसबी आईएमए, आईएनए और एएफए के 300 मार्क्स की, देखिए जितने मार्क्स का आपका रिटर्न होता है उतने ही मार्क्स की आपकी एसएसबी होती है, तो 300 मार्क्स का आपका एसएसबी होगा। लेकिन अगर हम ओटीए के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं आपका 200 मार्क्स का पेपर है, तो आपकी एसएसबी भी 200 मार्क्स की ही होती है, राइट। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पेपर तो है ये। अब स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो इंग्लिश का तो पूरा डिटेल आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छी खासी इंग्लिश पूछता है, इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है, यहाँ पे गेम चेंजर इंग्लिश ही होता है, जितना अच्छा इंग्लिश उतना अच्छा आपका स्कोर होता है। वहीं जीके की आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जीके में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा जीके का नॉलेज होगा। और फिर साथ ही साथ आपका आ जाता है मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी अर्थमेटिक और एल्जेब्रा वाला पूरा सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये सारा पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, राइट। स्टेज 1 यानी रिटन का एग्जाम, स्टेज 2 यानी एसएसबी का एग्जाम। स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर करने के बाद जाता है बच्चा मेडिकल के लिए। मेडिकल के अपने पूरे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें आपको जानना होगा कि आपके हाइट कितनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, साथ ही साथ क्या आपकी अगर लेजिक सर्जरी हुई है, चश्मा लगा हुआ है, तो आप सीडीएस के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइट के बारे में जहां तक आपको बता दें कि जो अगर मेल कैंडिडेट्स हैं, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप कुमायूं गढ़वाल रीजन से हैं तो आपकी 152 सेंटीमीटर भी अलाउड है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, गढ़वाल, कुमायूं या फिर गोरखा रीजन से आते हैं, तो आपके 148 सेंटीमीटर भी हाइट अलाउड यहाँ पे की जाएगी। फिर बात आती है आपके आई टेस्ट को लेकर के। तो आई टेस्ट में आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो अनकरेक्टेबल विजन जो
आपका होना चाहिए वो 6/60 6/60 बोथ द आईज का होना चाहिए। वही अगर मायोपिया अगर आपको है तो -3.5 डायोप्टर तक अलाउड है, हाइपरमेट्रोपिया +3.5 डायोप्टर तक अलाउड है। लेजिक सर्जरी परमिटेड है भाई साहब, ठीक है। और साथ ही साथ कलर परसेप्शन 2nd डिग्री तक आपका अलाउड होता है। तो ये पूरी डिटेल्स है आपके सीडीएस के एग्जामिनेशंस को लेकर के। अब जितने भी एनसीसी कैंडिडेट हैं या ना बिना एनसीसी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये 451 वैकेंसी में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं वाकई में इस बार सीरियस होकर तैयारी करना, तो आपको बता दें एग्जाम डेट है आपकी 12 अप्रैल, ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 12 अप्रैल के इस एग्जामिनेशन में तो आपके सामने है 4 मंथ का बैच। अब ये 4 मंथ में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे? डेफिनेटली 1 मंथ आपको रखना होगा रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और मल्टीपल प्रैक्टिसेस के लिए। तो आपके लिए आ चुका है लक्ष्य बैच सीडीएस का वाया एमकेसी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना भी रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेंगे भरपूर अच्छे से मेंटर्स, परफेक्ट स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ डाउट काउंटर फैसिलिटीज, मल्टीपल मॉक टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट और यूनिट टेस्ट। इन बैचेस के साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं वाकई में सीडीएस की अच्छी सी तैयारी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू ऑफलाइन बैचेस, क्योंकि एक बार मेंटर से जुड़ करके लग करके 3 महीने अपने ढंग से प्रिपरेशन करिए, सो दैट इस बार आप भी अपनी वर्दी को सुनिश्चित कर पाएं। तो सीडीएस के आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज रह जाती हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल कम अप टू दैट क्वेरीज। जय हिंद।